ओके, तो ठीक है, हम आपको समझाते हैं। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसको आपको शो इट बाय द रे डायग्राम को दिखाना है। और इसके रे डायग्राम जितने भी होते हैं वो सारे पेंसिल से बनते हैं, पेन से हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कैसे करते हैं, पहले सुनते हैं ध्यान से। हमारे पास एक ये कुछ ऐसा है जो डिफाइन करता है कि इसके ऊपर एक कलर मीडियम है, इसके नीचे एक कलर मीडियम है, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, जो नीचे का पार्ट है वो हमारा डेंसर मीडियम है, ओके, और जो अपर पार्ट है वो है रेयर मीडियम, ठीक है। ध्यान रखें ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जिस जगह से आप चलेंगे उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, एक मैं इसको इधर लिख लूं तो आपको आसान लगेगा, डेंसर मीडियम है, ठीक है, आप समझिएगा। तो बच्चों एक रे यहां से ऐसे जाती है डेंसर से, ठीक है, ये हो गई आपकी रे ऑफ इंसिडेंस। तो आपको पता है कि जैसे ही इंसिडेंस रे बनाते हैं तुरंत ही एक नॉर्मल बना देते हैं, इसका नाम है नॉर्मल, एक बहुत ही खतरनाक चीज है ये। अब होगा क्या, ये तो रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में बनने वाला है। तो आपको जाना तो चाहिए ऐसे, ओके, लेकिन अब आप जा रहे हैं रेयर मीडियम, रास्ता एकदम से खुला मिल गया आपको, आप मानेंगे सीधा चलेंगे नहीं ना, तो आप अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएंगे, आप ऐसे भागेंगे, ये कोई रोकने वाला है नहीं, भागो। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। फिर क्या करिए, आप इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, आप ये बढ़ाएंगे, आप ऐसे चले जाएंगे, आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो आप यहीं पर होते हुए नजर आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही चलते चले जाते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपने एंगल आई को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, दैट मींस ये वाला एंगल, ये 90 हो गया। तो बच्चों जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो हमारा डेंसर मीडियम में बनता है, उसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा है वो 90 है, उससे ज्यादा हो जाता है। तो फिर ये अब आई नॉर्मल आई तो रहा नहीं, फिर ये हो गया IC, दैट मींस क्रिटिकल एंगल। इस एंगल की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में था वो 90 हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो गया, ओके। अब ये हमारा मन नहीं बना, दिल नहीं बना, हमने एंगल आई को और बढ़ा दिया। अब क्या हो, अब उसी मीडियम में वापस आ जाते। ध्यान दीजिए यही पे लोचा है, ये जो आपका IC बनना क्रिटिकल एंगल, आपने क्या किया, क्रिटिकल एंगल को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, जिस वजह से आप जिस मीडियम में बच्चा चले थे उसी मीडियम में वापस आ जाते हैं। तो आप ये देखिए, ये हो गई रे ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बच्चों हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब आप क्या देख रहे हैं, इतना घमासान हो गया कि आप जिस मीडियम से चले थे उसी मीडियम में वापस आ गए। तो ये फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये आपको देखने को कहां मिलेगा, ऑप्टिकल फाइबर में मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑप्टिकल फाइबर। ये बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप डायमंड में यही देखते हैं और मिराज में भी यही देखते हैं, ओके। ये दोनों इसके एग्जांपल्स रहे। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे द ऑप्टिकल फिनोमिना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, द ऑप्टिकल फिनोमिना in which the reflected in which the angle of incidence in denser medium becomes greater and it makes the angle of reflection, याद रहिएगा, reflection more than 90. Okay, so the incident ray comes back after reflection होती है ना, वही रे थोड़ी वापस आती है, मतलब ये इधर जाके चली जाती है, comes back in the same medium. ओके सर,
दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहे आपके एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ओके ठीक है। ये रहा हमारा देसी डस्टर, बहुत ही सुंदर है एकदम से। मैं इसको हटा देता हूं से। अभी सब कुछ देसी ही चल रहा है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसमें नोट्स भी चाहिए तो अभी मैं टेलीग्राम चैनल आपको शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ द लेवल, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत कर दिया, सेकंड का बी है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोटोप्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है बच्चों। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है चलते हैं। देखिए मेरे हाथ में आंसर है। तो बच्चों आइसोटोप्स के बारे में हम जानते हैं। आइसोटोप्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। जब कभी भी हम कोई भी एलिमेंट को शो करते हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो कुछ इस तरह से शो करते हैं। ये एटॉमिक नंबर होता है, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और ये एटॉमिक मास होता है, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो चलते हैं, हुआ क्या, the elements having same atomic number but different atomic mass, आप इसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म्स में भी कह सकते हैं। तो ये तो होंगे हमारे आइसोटोप्स। अगर हम इनके एग्जांपल्स ले लें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बन जाते हैं 1H1 1H2। आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो ये आइसोटोप्स हो गए। आइसोमर बेटा सीधा सीधा इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक, मैंने गलत लिख दिया है, एटॉमिक मास होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने लिख दिया, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है। जैसे 7N14 होता है, 6C14 होता है, ये हमारे कार्बन और नाइट्रोजन है। ये दो आइसोटोप और आइसोबार के एग्जांपल्स और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चंस हैं एकदम से, ठीक है। चलिए मैं इसको रेस करता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अ कंडक्टर नहीं, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आपको वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बताना है। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चाहिए ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस में चाहिए। कैसा कैसा चाहिए देखिए ध्यान से, हम आपको यहीं पे बता देते हैं। ये हो गया ओमिक और ये हो गया नॉन ओमिक। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, ओम्स लॉ बोले तो V = IR, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। दैट मींस जिनमें वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, वो नॉन ओमिक हो जाते हैं, और जिनमें इक्वल है वो अनोमिक हो जाते हैं। मैंने गलत बोला? अरे यार, जिनमें ये फॉलो करेगा वो ओमिक रहेंगे, जिनमें फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक हो जाएंगे। सिंपल सी बात। अब आपने ग्राफ पढ़ा, देखिए जरा ध्यान से, मैं ग्राफ बना के देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया I, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया I, ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। उम्मीद है आपको आ जाएगा। यही तो बनाना है मुझे, उल्टा बना दिया है। वोल्टेज I, वोल्टेज और I, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, आपको पता है जब ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था तो वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है लाइक दिस, ये देखिए ऐसे, यही तो बच्चों रेजिस्टेंस होता है। इसका इसका क्या हुआ, रेशियो इक्वल रहता है। इसमें क्या होता है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ओके, आप ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ नहीं, इतने दो ठीक है मेरे ख्याल से। ये दोनों ग्राफ एकदम से एग्जैक्ट है, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ये रहा आपका ओमेगा ग्राफ, ये रहा आपका नॉन ओमेगा ग्राफ, ठीक है। आ रही बात समझ में, मैं इसको हटाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल है। ई, वोल्टेज इक्वेशन इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल्स टू, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, V इक्वल्स टू 40 sin 100t 100 pi t वोल्ट, ऐसे दिया हुआ है आपके पास इक्वेशन। इसमें क्या हुआ, जो t है वो आपका टाइम है सेकंड्स में, और हाँ इतना ही है। ड्रॉ द टाइम वोल्टेज ग्राफ फ्रॉम वन साइकिल विथ प्रॉपर स्केल। आपको एक ग्राफ भी बनाना है, तो बच्चों ग्राफ बनाना है वोल्टेज और, ठीक, बहुत आसान। क्या करेंगे, वी नो दैट V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, ओके, इतना पढ़ा है हम लोगों ने। कंपेयर कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं V0 का वैल्यू कितना है, V0 इक्वल्स टू 40 वोल्ट्स, हमने चुपचाप यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी, 100 पाई टी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई टी, और ओमेगा इक्वल्स टू हम जानते हैं 2 पाई एफ, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया पाई टी, टी टी कैंसिल हो गया, पाई पाई भी पाई पाई को मोहताज हो गया। अरे यार क्या काट दिया भाई, क्या काट दिया, ओमेगा टी, ठीक है, तो ये एफ टी लिख दिया, टी टी कैंसिल हो गया, 2 से 50 हो गया, एफ इक्वल्स टू 50 हो गया। अब हमें बच्चों क्या करना है, ये तो रही फ्रीक्वेंसी, हमें ग्राफ बनाना है। देखिए मुझे ग्राफ में क्या बोला है, बनाना कि ड्रॉ द टाइम वोल्टेज ग्राफ, टाइम और वोल्टेज का ग्राफ बनाना है आपको, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। तो टाइम तो पता चले, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू होती है 1/t, या t इक्वल्स टू होता है 1/f, तो बच्चों ये आएगा 1/50। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आया 0.02 सेकेंड्स, इसका ग्राफ बना देना है। चुटकियों का काम है भाई। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो एसी होती है वो कैसे चलती है बच्चों, कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका 0 होता है, ये आपका मैक्सिमम होता है, ये आपका मिनिमम होता है, और ये आपका 0 होता है। यहां से यहां तक का जो पूरा टाइम होता है ये पूरी साइकिल टी होती है। तो बच्चों यहाँ पे कितनी हो गई, टी हाफ हो गई, और यहाँ पे कितनी होती है, टी। अब आपके पास हैं कितने सेकेंड, 0.02 सेकेंड्स हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा 0.01, यहाँ पे होता है 0.02, भाई हाफ तो होगा, हाफ साइकिल है। तो बच्चों इस तरह से आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, और ये वाला यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। ये रहेगा मैक्सिमम, ये रहेगा मिनिमम। तो ये रहा आपका वोल्टेज और टाइम ग्राफ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बच्चों कुछ नहीं किया, बहुत आसान था। हमारे पास v इक्वल्स टू 40 sin 100 पाई टी वोल्ट का इक्वेशन दिया हुआ था, हमने v इक्वल्स टू v0 sin ओमेगा टी से कंपेयर कर दिया है। तो बच्चों v0 इतना आ गया, किसी काम का नहीं, हमारे साइन की जगह साइन था, ओमेगा टी की जगह 100 पाई था, तो देखिए ओमेगा टी की जगह 100 पाई टी लिख दिया हमने, ओमेगा को 2 पाई एफ टी लिखते हैं। फिर क्या किया भैया, पाई पाई को उड़ा दिया है, टी टी को उड़ा दिया है, 2 से 100 को उड़ाया, 50 बचा है, एफ बराबर 50 आ गया है। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन होता है, इक्वल्स टू 1/t या t इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से t निकाले, दैट मींस हमारे पास टोटल करंट का फ्लो करने की एक साइकिल के लिए टाइम जो है वो 0.02 सेकंड्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी करंट इस तरह से फ्लो करती है, तो ये हाफ टाइम होता है, ये पूरा टाइम होता है, मतलब ये हाफ साइकिल है, वो पूरी साइकिल है।
इसलिए इसका आधा करके यहाँ कर दिया, पूरा वहाँ कर दिया, ये मिनिमम हो गया वो मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है यार, समझते नहीं हो भाई। चलो रेस कर दें, देख लो भाई। चलो बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। हाँ याद रखिए कि जो न्यूमेरिकल पोर्शंस होता है बच्चे उससे बहुत डर जाते हैं, और न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स भी हैं, वहां से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैसे तो हमको सारे टॉपिक पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। और आने वाले समय में कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विद 6.0 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका एफ वाला बच्चा। इसमें हमको दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है वो मूव कर रहा है विद 6.0 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी दी है आपको 6.0 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एक साइकिल में इतनी बार वो घूम रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, आई पूछ रहा है आपसे। ओके, हाइड्रोजन एटम में ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम में चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो आपका Ne पढ़ा आप लोगों ने, तो 1 into E हो गया, तो 1 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। दैट मींस चार्ज आया इतना हुआ। ठीक है, आपसे मुझे करंट बता दो ना, आ जाओ। क्या पढ़े हम लोग, Q इक्वल्स टू आई टी पढ़ा हम लोगों ने। Q को छोड़ देते हैं ऐसे ही, I छोड़ देते हैं, T को लिख देते हैं 1/f। F से यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए, QF इक्वल्स टू आई हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है 1.6 into 10 की पावर -19। फ्रीक्वेंसी दी है हमारे पास 6 into 10 की पावर 15, तो 16 6 9.6 इंटू, अब हमारे पास 19 पावर है, 15 पावर है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेंगे, बट एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा, 10 की पावर -4 एम्पियर ये करंट आती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चुटकियों में आप कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फिर। ओके, जो है मुझसे छूट गया है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी आपसे मुझसे छूटा है। अब कंडक्टर, इसी का डी पार्ट छूट गया मुझसे। ठीक है, गेंदा भैया भावना में बह गए हमको लग रहा है, तभी छूट गया। अ कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों, आपके पास एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है इतना 2.4 into 10 की पावर -18 कूलम है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा इसका। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, तो इस पे बच्चों डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अरे यार इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो तो भाई, बहुत पॉजिटिव हो, बड़े पैसे वाले दान करोगे, मानोगे है नहीं। चलते हैं फिर आगे। फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए आपके पास। ठीक है, आपने क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, Q इक्वल्स टू Ne होता है, तो Q का वैल्यू है 2.4 into 10 की पावर -18। नए नंबर आपको फाइंड करना है, ये रहा 1.6 into 10 की पावर 19। तो बच्चों हुआ ऐसा कुछ, 4 से काट देते हैं, ये कट जाएगा, 1.5 आ गया, 1.5 into 10 की पावर -18, ये नीचे आएगा इसके 10 की पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा, 15 हो गया, 10 की पावर -18 10 की पावर +19 हो गया। अब बच्चों ये प्लस आपका -18 है, वो प्लस का है, तो आपके पास एक पावर बच जाएगी, तो ये 10 बचेगा, इक्वल्स टू n, और n इक्वल्स टू 15 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी खत्म हो जाता है। कहाँ यार खत्म हुआ सेक्शन सी, अभी तो बीए खत्म हुआ है, तो सी बताना है हमको। ठीक है, चलते हैं फिर, अभी कराते हैं आपको।